अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर ब्रिज इट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद हारिस और हमेशा की तरह आज मेरे साथ मेरे को होस्ट सर शहजाद अशरफ बंदिशा मौजूद। Assalamu alaikum, and we are excited to talk to our today's guest. Most awaited. बहुत For ज़बरदस्त me, most गेस्ट। awaited. आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ना सिर्फ ये कि एक बहुत ही मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं, बल्कि ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मशहूर टीचर भी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और मल्टीपल स्टार्टअप्स उन्होंने टेक रिलेटेड लिए हुए हैं। मैं इंट्रोडक्शन में बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, बहुत मशहूर आदमी है माशाल्लाह, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। सर ज़फ़र अली खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए एंड आई एम माई सेल्फ इंडेप्टेड। सर कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है जनाब। सर देर किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है मेरे लिए जो सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है आपका वो ये है कि आप एक बहुत मशहूर माशाल्लाह टीचर हैं। मैं ये सोचना मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को ख़ास तौर पर मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि कैसे आप टीचिंग की तरफ आए, और जब आप टीचिंग की तरफ आ रहे थे तो उस वक्त क्या इस तरह की मार्केट में जिस तरह आजकल है कि भाई टीचर को एक ख़ास अच्छा वो जॉब कंसीडर नहीं किया जाता, कहते हैं भाई टीचर तो हो ठीक है लेकिन जॉब क्या करते हो, काम क्या करते हो, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी और क्यों फिर आप टीचिंग की तरफ आए, क्या चीज़ आपको लेकर आई? मैं इसको इस तरह शुरू करूँगा कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और मेरे मोहसिन जिन्होंने मुझे आज की मॉडर्न टीचिंग की तरफ काफ़ी गाइड किया, इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं हैं। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, दैट वाज द पार्ट ऑफ माय अर्ली टीचिंग्स। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता गया कहीं पर और वो वहाँ पे फिर गए मिलने अपनी वालदा के साथ। तो वहाँ पे उन लोगों ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब वो ख़ुद काम करते हुए ख़ासे अच्छे मकाम पर आ गए थे और उस वक्त के लिहाज से बहुत अच्छा रुतबा भी था और पैसे भी थे जो वो हर महीने कमा लेते थे। तो बहरहाल तो लड़की के भाइयों ने और वालिद ने बोला कि जवाब में उनके कि मैं पढ़ाता हूँ, तो जवाब में बोला तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते हो। तो वापसी पे वो कहने लगे कि मैं इतना अच्छा, ही वॉज बेसिकली नेक्स्ट लेवल। वो अपनी टीचिंग से इस कदर मोहब्बत करते थे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ के टीचिंग को ऑप्ट किया था। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी वालदा को आखिर में वापस आते हुए बोला कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूँगा, और वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थे। फिर बाद में उन्होंने हाँ भी करी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा। तो जिस वक्त मैं टीचिंग में आया तो उस वक्त टीचिंग बाय चॉइस नहीं होता था, बाय चॉइस नहीं होता था। टीचिंग इस वजह से होती थी कि कुछ और नहीं मिलता था। ये बहुत पुरानी बात हो गई, ये अर्ली 2000s की बात हो गई, और मैं तो मिड 90s से पढ़ा रहा हूँ। तो बहरहाल बाय चॉइस नहीं है, वहाँ पे ये है कि वाकई में जो कुछ नहीं कर पाता वो ये करता है। तो मेरे साथ बेसिकली ये हुआ था कि मेरे साइड हसल्स चलते थे, तो मैं कोई प्रॉपर जॉब कभी भी मैंने नहीं करी, साइड हसल्स में ही लगा रहता था। उसमें टीचिंग भी होती थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होती थी, कंप्यूटर से मेरा बहुत पुराना इश्क है। तो उसी तरीके से अपनी शादी के बाद मुझे एक चांस मिला कि मैं जो हूँ वो बाकायदा ए लेवल में आ जाऊँ। ये उस वक्त की बात है, मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि ए लेवल क्या होता है, क्योंकि हमने तो इंटर किया था। तो जब मैं ए लेवल में आया हूँ तो वो इस वजह से आया हूँ कि उस वक्त मैं अपनी शादी के बाद मज़ीद ज़राए आमदन बनाने के बारे में सोच रहा था। यहाँ तक कि मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप फुल टाइमर आएंगे या पार्ट टाइमर आएंगे। तो मेरे दिल में ये डर और ख़ौफ था उस वक्त, क्योंकि मैं ज़रूरतमंद था कि अगर मैं पार्ट टाइमर गया तो ये मुझे निकाल देंगे और मेरी तनख्वाह कम होगी। तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं फ़ुल टाइम आऊँगा। तो इस तरह से मैं पहुंचा था। तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, लेकिन एक इंस्टिंक्ट जब से मैंने ख़ुद मतलब पढ़ के पढ़ाना शुरू किया था, ये मेरे पास थी। क्योंकि उससे पहले मैं, जैसे हमारा ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर्स, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं पहले से पढ़ा रहा था प्रोफेशनल लेवल पे, और वो आगे चल के फिर जो है वो एक क्रेज़ में तब्दील हो गया। तो मैंने डेवलपमेंट भी की, तो साथ में मैं पढ़ाता भी रहा। और उसके बाद जो है जब हम ए लेवल्स में आ गए, तो क्योंकि कंप्यूटर साइंस था, और इस बात से आप अंदाज़ा लगा कि मैं डेमो में गया तो बच्चे, क्योंकि जिस स्कूल में मैं गया था
उसमें जो बच्चे थे वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, और वहाँ पर कोई 1 साल 1.5 साल से टीचर्स नहीं थे। जो आता था वो चला जाता था, और वो उन बच्चों का सेकेंड ईयर वॉज अबाउट टू स्टार्ट, दे हैड टू क्वालिफाई एंड ऑल। तो मुझे एक टॉपिक मिला उनकी तरफ से बकौल उनके या उनके ख़्याल में मुश्किल, एरेज़। तो मैंने उनको एरे पढ़ाना शुरू किया, उनका ध्यान ही नहीं था। तो मैंने कहा यार बात सुनो, तुम्हारे स्कूल वाले तो डिसाइड कर चुके हैं, अब तुम मेरे साथ जो कुछ भी करोगे पढ़ाना तो मैंने है, इसलिए मेरे से पढ़ लो और दोस्ती कर लो। वो उस बैच में उस वक्त एज के हिसाब से मेरे में और उनमें कोई 3 साल का 4 साल का फ़र्क होगा, और मैं ताज़ा शादीशुदा था, मेरा पहला बेटा भी उस वक्त तक नहीं हुआ था। और फिर इस तरीके से हमारा सफ़र शुरू होता है। ये जो मेरे साइड हसल्स हैं ये फिर मुझे आगे लेके बढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ तरीक़े, मुख्तलिफ़ अंदाज। शुरू में तो ये तक होता था कि हम स्कूलों में ही शाम तक बैठा करते थे। एक बार तो ये हुआ कि हमारी लैब अंडरग्राउंड थी, जब मैं बाहर निकला तो पता चला वो तो सारा स्कूल बंद हो गया, गेट्स बंद हो गए, गैलरीज बंद हैं, और मैं नीचे बैठा था, किसी को पता ही नहीं चला, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई 2-2:30 बजे के बाद स्कूल में मौजूद होगा। तो वो तो मैं 5 बजे निकला था, स्टाफ भी जा चुका था 4 बजे। तो मैं स्कूल की छत पे चढ़ गया और लोगों को आवाज़ें दी। उसके बाद जब वो शाम वाला चौकीदार आया तो मेरे लिए बाहर निकलने का रास्ता बना। इस तरीके से हमारा इश्क था पढ़ाने से, चीज़ों से, तैयारी से। अच्छा, तैयारी कभी मैंने ऐसे नहीं करी कि कल मुझे ये पढ़ाना है तो आज मैं उसको पढ़ रहा हूँ, हमेशा साइड हसल्स ही रहे। तो उनमें फिर हम रास्ते निकालने की कोशिश करते थे कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसे तरीक़ाकार निकालें, कुछ करें। तो बाय दैट टाइम मैं कंसल्टेंसी कर रहा था। GDS अगर आपको पता हो, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर GDS है सेबर, जिस पे PIA भी उसके ज़रिए अपनी टिकटिंग करती है, और वो सारा अपना रिकॉर्ड उसी पे रखते हैं। इसी तरीके से और भी हैं, गैलीलियो है, वर्ल्ड स्पैन है, MADS है। तो मैंने उस वक्त, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी और पहला बेटा मेरा उस वक्त नहीं होता, मेरा बेटा माशाल्लाह इस वक्त IBS उसने इस सेमेस्टर में ग्रेजुएट किया है। तो उस वक्त मैं गैलीलियो के लिए, जो कि अब ट्रैवल पोर्ट है, तो सर मेंशन कर रहे हैं सारी एयर टिकटिंग सिस्टम्स हैं। हाँ, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब आप किसी ट्रैवलिंग एजेंट के पास जाते हैं, जिस सिस्टम पे वो बैठा हुआ होता है वो GDS प्रोवाइडेड होता है, और ये पूरे दुनिया में 3 या 4 ही हैं, क्योंकि ये बन नहीं सकता। जो बन गया वो बन गया। अच्छा, हाँ। इसमें सर मुझे थोड़ा करेक्ट करेंगे, इसमें ये बड़ा पॉइंट होता है कि अगर आप लाइव टिकट बुक कर रहे हो किसी, अब क्योंकि कई 100 जहाज़ हैं जो यहाँ से वहाँ डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और अगर कोई एक, अब डिफरेंट एजेंट्स हैं उनके पास वो ऑप्शन है कि वो टिकट आपकी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव जिस टिकट को बुक, मुझे याद आ रहा है एक दफ़ा सर पढ़ा रहे थे, मैं पीछे बैठ के सर के लेक्चर सुना करता था, तो सर एग्जाम्पल दे रहे थे रियल टाइम सिस्टम्स की। तो उसमें ये था कि अगर आप लाइव टिकट बुक करते हो तो उसी टाइम वो लॉक हो जाती है, तो फिर कोई और एजेंट उस तक उसको जो है वो, ताकि पूरी दुनिया से, ताकि उसको ओवर बुक ना हो, एक ही सीट पे 2 बंदों की सीट जो है वो बुक ना हो। दैट्स वन फीचर ऑफ दैट। अच्छा, आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाएं कि ये उस वक्त की बात है जब इंटरनेट लेट 90s में या मिड 90s में इतना पॉपुलर नहीं था, और मैं इसी जॉब पे था, तो मुझे पता चला था कि गूगल भी कोई चीज़ है। और आज कोई, आप सोच सकते हैं कि अगर आप सर्च कर रहे हैं तो गूगल के अलावा कुछ और, यकीन जाने उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होती थी, yahoo.com, हम उससे सर्च किया करते थे। तो मुझे वहाँ किसी ने बताया, दुबई से आया हुआ था, कि यार तुम्हें गूगल का नहीं पता? तो मैंने कहा नहीं यार, ज़रा बताओ कि क्या होता है। तो बहरहाल, तो मैंने गैलीलियो एक है GDS, उसके साथ उस वक्त काम किया था जिस वक्त मेरी शादी हुई है, उसके बाद और काफ़ी अरसे तक। तो उसमें भी जो हमने काम किया था उसका नाम था कास्टअवे, एक प्रोडक्ट बनाई थी। उसमें भी ये हुआ था कि मैं जिन लोगों के साथ मुंसलिक था, CST एक कंपनी थी, उनके साथ मैं मुंसलिक था, और उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा था कोई अकाउंटिंग का सिस्टम बनाने के लिए, कि यार तुम हमारे लिए एक साइड जॉब कर दो, सॉफ्टवेयर तुम देख रहे हो तो ज़रा देख लो। तो वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे एक नई चीज़ पकड़ा दी कि भाई यहाँ पर ये होता है, पहले टिकट हाथ से लिखे जाते थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये होता है कि जो हमारे एजेंट्स हाथ से लिखते हैं तो वो डिफरेंट पोर्ट से, अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि UK से बंदा वापस आ गया क्योंकि उसके टिकट पर जो लिखा हुआ था वो वहाँ के स्टेशन मैनेजर को समझ ही नहीं आया, तो उसको इमिग्रेशन ही नहीं दी उन लोगों ने, उन्होंने वापस पलटा दिया उसको। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो खुद प्रिंटिंग कर दे। ओ, ये कब की बात है सर? ये बात है 99-2000 की। ओ अच्छा। तो उन्होंने कहा यार ये तुम कर सकते हो। तो अच्छा, उस वक्त उम्र का वो दौर था, 22-23 साल 24 साल, इसमें हम सब कर सकते थे। तो हमने ना आओ देखा ना, तो हमने कहा हाँ हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने वो विजुअल बेसिक 6 VB6, इस पे हमारे वक्तों के लोगों की बड़ी
वो थी मोहब्बत थी। हर कोई VB6 सीखता था। हमने उसको VB6 पे बनाया, 2 हिस्सों में बनाया, एक में जिसमें वो फैच होता है और एक में जिसमें वो प्रिंट होता है। लेकिन माशाल्लाह से वो कामयाब हुई प्रोडक्ट, और 16 कंट्रीज़ में 1.6 इंस्टॉलेशंस मिलियन 1.6 मिलियन इंस्टॉलेशंस उसकी डिफरेंट कंट्रीज़ में हुई। और वो अभी मैं कल परसों अपने बेटे को दिखा रहा था कि जिस वक्त तुम पैदा हुए थे उस वक्त हमने ये कारनामा दिया था। आज तक मैं ट्रैवलिंग एजेंसी के साथ, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ। और अभी मैंने लेटेस्ट में AI का एक काम सेबर के GDS के लिए किया है, जो के बकौल उनके दुनिया में पहली बार हुआ है। ओह, और उसका वो इतनी नीश है कि उसका हमारे पास अभी सेकंड ऑप्शन या उस जैसी चीज़ नहीं है। ओह, ब्रिलियंट। तो अभी आज भी मैं शाम को किसी के साथ बात कर रहा था और दे ऑल वर अमेज्ड। तो इस तरीके से साइड हसल्स जो हैं वो हमें यहाँ तक ले आए। तो सर ने बीच में, क्योंकि मैं सर के साथ बहुत अरसे से अपने एजुकेशन के कैरियर के, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ज़ीरो ब्लॉक, एक जेनेसिस ब्लॉक कहलाता है, सबसे पहला अमल, तो मैं तब से मुंसलिक हूँ। तो सर अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बताना भूल गए कि सर की जो मास्टर्स है वो सर आप बताएंगे अमेरिका फ्रॉम US। तो सर अच्छा, वहाँ से मास्टर्स करके वापस आए थे, वहाँ पर भी आप जॉब कर रहे थे आई थिंक? वहाँ पे भी जॉब कर रहा था। एक कंपनी थी, उसका नाम था एक्यूटस। एक्यूटस एक ख़ास किस्म की डॉल्फिन होती है, उसके नाम पे थी। और आई हैड दिस प्रिविलेज टू एक्सपीरियंस फर्स्ट ब्रॉडबैंड इन द वर्ल्ड। ओह, हाँ, 1 MB का, जबरदस्त, 1 MB का। क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास 10K का आता था PTCL का कार्ड लगा के। और उस वक्त मुझे अमेरिका में पता चला कि अगर आप किसी एक्सचेंज के विद इन 3 किलोमीटर्स नहीं हैं तो आप ब्रॉडबैंड यूज़ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि उसके घर में ब्रॉडबैंड नहीं आ सकता। तो इसका मतलब आपको पता है क्या है कि पाकिस्तान में इतने एक्सचेंजेस हैं कि हमारा हर घर 3 किलोमीटर रेडियस में आ जाता है। तो हमने वहाँ से, मैं जिस कंपनी से मुंसलिक था उसमें बेसिकली सेल्स नहीं थी, उसमें रिसर्च थी। तो मुझे अपनी जॉब भी इस तरह की मिली थी जो बेसिकली मेरे नेचर से बड़ा मुताबिकत रखती थी। तो उसमें यह हुआ कि जनाब हमने पहली बार न्यूयॉर्क से एक सऊदी अरब का सर्विस प्रोवाइडर था ज़ैजिल, ZAJIL, ज़ैजिल, उसके साथ यूज़ करते हुए उस 1 MB पे वीडियो ब्रॉडकास्ट करी थी पहली बार। एंड इट वाज 2000 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सऊदी अरेबिया। 2004-5 समथिंग के अंदर द यूट्यूब हाँ, was 5 being में launched. हाँ, ये सब उसके बाद हुआ है, क्योंकि 1 MB के बाद वो फिर आगे बढ़ा। और ये जो आप पढ़ते हैं ना 802.11 ABCGN, ये जब वाईफाई अटैच करते हैं तो उसमें आता है ना, इनको हमने एक्सपीरियंस किया है। A में मतलब आप आमने सामने, B का मतलब है आप ज़रा दूर चले गए, G का मतलब हुआ आप दीवार के उस पास चले गए, जबरदस्त, और N का मतलब हुआ आप कहीं तक भी चले गए। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। और उस जॉब में मैं जो पहली इंटेल की चिप बनाने वाला था ना, उससे मिला। जबरदस्त, जबरदस्त। एक रेड इंडियंस का कबीला है टोमाहॉक, उसके चीफ से मिला। उसकी चुटिया जो थी उसकी एड़ी तक थी, मुझे आज तक याद है। टोमाहॉक उनका एक मिसाइल भी है, तो वो उसी के नाम पे उन्होंने रखा। उसके चीफ से भी मिला। मैं मलेशिया के महातीर मोहम्मद से मिला अपने बॉस के साथ, तो वो हमारे इन्वेस्टर थे। और मैं सेठ आबिद से मिला, वो भी हमारे इन्वेस्टर बनते बनते रह गए अमेरिका में। और बॉस्टन में हमारी सेठ आबिद से मुलाकात हुई थी। तो ये तमाम वो इनिशियल किक्स थे जिन्होंने हमें फिर आगे यहाँ तक पहुँचाया। मैं अक्सर मतलब अपने स्टूडेंट्स को ये जुमला कहता हूँ, मैंने कहा हम 90s वाले जो हैं, मैं 90s का हूँ, तो उसमें हमने जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल जो ये इनकलाब है हमने देखा है। लेकिन आपसे मिलके मुझे लग रहा है कि मैंने तो देखा नहीं है भाई असल तो आपने देखा है। क्योंकि सर टेक्निकली इन चीज़ों के करीब था वो यही ना। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मिस आउट करते हैं कि कभी कभी सर आप उनको पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हो ना,
जैसे यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर हमने मोटरोला के माइक्रो प्रोसेसर्स को पढ़ना शुरू किया, वो फिर 8086, फिर उसके ऊपर वो 386 आया, 486 आया, देन इंटेल पेंटियम। तो उनके कोर में जैसे भी सर ने एक वर्ड यूज़ किया कि जी का मतलब ये है, एन का मतलब, तो बेस आपकी अच्छी होगी, आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो फिर आपको बिगर पिक्चर ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो ये एक अच्छा ये क्वेश्चन मैं पूछना भी चाह रहा था सर से। सर हमारा जो ख़ास तौर पे जो लोकल बोर्ड्स का जो करिकुलम है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये आउटडेटेड है। मतलब आज भी कुछ स्कूल्स में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो शायद निकल चुकी हैं हमारे सिस्टम से। तो ये चीज़ें पढ़ाने का कोई फ़ायदा है भी या वैसे, या आप समझते हैं देखिए आज कंप्यूटर साइंस इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो उसको अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं करते। अब ये दो अलग रास्ते बन चुके हैं। एक वो जो आपको तालीम पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना है, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, वहाँ से आपको अलमनाई मिलता है, वहाँ से आपके टीचर्स मिलते हैं जो आपके एडवाइज़र्स बन सकते हैं, आपको वो एंटरप्रेन्योर मिलते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा चुके हैं, और आपका एक कनेक्शन क्रिएट होता है, और वो कॉन्फिडेंस मिलता है जो आप आपस में काम करते हैं मिलके, तो आपको नसीब होता है। ठीक है ना? तो ये यूनिवर्सिटी की तालीम है जो आपकी किताबी तालीम, शख्सी तालीम, मोरल वैल्यूज़, इंटरैक्टिव वैल्यूज़ और आपकी ओवरऑल बीइंग में कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी की तालीम आपको कम और आपके साइड हसल्स आपको ज़्यादा कामयाब करेंगे। ठीक है ना? तो ये अब इसका हिस्सा नहीं है, ये हर तालीम का हिस्सा हो गया है, क्योंकि इतनी स्पेशलाइज चीज़ें हो गई हैं, हर फील्ड इतनी ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो गई है कि हमारी जो कॉमन एजुकेशन है, चाहे वो उस फील्ड की भी है, वो हर चीज़ को कैटर नहीं कर सकती। अब बच्चा मुझे कहता है सर मैं 4 साल के बाद क्या करूँगा, मैं कहा 4 साल के बाद होगा क्या, मुझे तो यही नहीं पता। जिस तरीके तो अगर आप साइड हसल्स नहीं करेंगे तो जो इतना एवोल्यूशन का रेट फास्ट हो चुका है, आप इसको कैचअप नहीं करेंगे, और जब आप 4 साल के बाद उसको कैचअप करना शुरू करेंगे तो आप मज़ीद 4 साल लेट हो जाएंगे। तो बेहतर है आज से शुरू करें। सर अभी आप बात कर रहे थे कि आपने गैलीलियो के अंदर अपने किसी एयर टिकटिंग सिस्टम के अंदर एआई को इंटीग्रेट किया, सेबर के अंदर, आई थिंक सेबर के अंदर। सो यू इंटीग्रेटेड द फर्स्ट एआई इन एन एयर टिकटिंग सिस्टम इन पाकिस्तान एटलीस्ट, यस, पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो फ्रॉम दैट एआई मैं, क्योंकि अब रिसेंट मैं सर की जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने भी नई नई चीज़ें, उनको बड़ा क्रिटिकली देख रहा होता हूँ, बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। यू हैव स्टार्टेड दैट आस्क जी थिंग, अ चैट बॉट, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने उसको अपने तौर पे थोड़ा सा जो गेज किया, मैं पहले बता देता हूँ ताकि आप उसके ऊपर पे पूरी हमें वो इमारत खड़ी करके बताइएगा। मैं चैट जीपीटी के पास गया, डीप सीक के पास गया, ग्रॉक के पास गया, जेमिनाई के पास गया, मैंने क्वेश्चन उठाया, मैंने क्वेश्चन बताया। उस क्वेश्चन ये उठाया कि जी मुझे बिग ओ नोटेशन के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट द बिग ओ नोटेशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 9618। अब जितने बाकी चैट बॉट्स हैं, LLMs हैं, उन्होंने जो मुझे रिप्लाई बैक किया वो अच्छा तो था, लेकिन उसमें ना चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई थी। अब क्योंकि मैं भी कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ तो मैंने कंप्यूटर साइंस के हिसाब से ही देखा, लेकिन जब मैंने आस्क जी से पूछा तो मुझे जो सबसे चीज़ उसकी अच्छी ये लगी कि इट वाज विद इन दैट फ्रेमवर्क जो हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जितना बच्चा पढ़ेगा तो उसका ग्रेड भी अच्छा आएगा और उसके लिए समझना भी आसान होगा। सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली लाइक अबाउट आस्क जी। अब बाकी आस्क जी के बारे में आप बताएंगे कि इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट्स इज ऑल अबाउट। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को मान के कि हमारा आस्क जी जो है वो PhD लेवल का नहीं पढ़ाता है, A लेवल का पढ़ाता है या O लेवल का पढ़ाता है, हमारा खून बढ़ा दिया आपने। अच्छा, क्योंकि हमें ये एक स्ट्रगल है कि हम उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करें चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, इनोवेटर है, हम उसके साथ अपने आप को मैच नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो अपने एरिया में काम किया है उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली ये स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत अरसे से जब हम इंटरनेट को देखते हैं, आपको पता है हम फ़ारिग वक्त में जब ब्राउज़ करते हैं तो हमारे सामने से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें गुज़रती हैं, तो उसमें आपको कई इनोवेशंस, कई स्टार्टअप्स, कई टेक्नोलॉजीज़ नज़र आती हैं और आपका दिल चाहता है कि आप उनको यूज़ करें और अपने स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाएं। ये एक्चुअली एक अंदरूनी जंग है जो आपको अच्छे से अच्छा टाइम पे वक्त के मुताबिक हेल्प करने के लिए सिस्टम बनाने पे मजबूर करता है। ये जो मेरे अंदर एक
अर्ज थी। तो बेसिकली हुआ ये कि 17-18 साल पहले बहुत सारी कोशिशें शुरू हुई। उसमें सबसे पहली कोशिश ये थी कि हम स्कूल गए और हमने जाके बच्चों से बोला आपने पढ़ा? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये मसला था, वो मसला था, वो मसला था। ये तो कॉमन हमारे क्लासेस का सीन है। तो फिर आई बात नेक्स्ट लेवल पे, और वो नेक्स्ट लेवल ये था कि हम बच्चों को इलेक्ट्रॉनिकली अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अर्ली 2000s की। तो गूगल के नहीं, हाँ, गूगल ने फ्री वेबसाइट्स बनाने के लिए, गूगल साइट्स कहलाता था, एक पोर्टल दिया था हमें। तो हमने उस पर जो है वो डाला। सर की वेबसाइट हुआ करती थी, मुझे याद है, 9691 9691 पे 9608। हाँ, वो कुछ तरह से एक 9691 होती थी। तो हमने कहा कि यार ईमेल करो तो तुम लोग देखते नहीं हो कि आज वेब नहीं चल रहा, टाइम नहीं मिला, और तो तुम देखते नहीं हो। अच्छा, ईमेल वाज द ओनली थिंग, या फिर वो था हमारे पास मैसेंजर, MSN मैसेंजर, इस तरीके से कोई चीज़ें थी, तो वो देखते नहीं थे। तो हमने उसकी एक वेबसाइट बना के उस पर डाल दिया उसको। तो वो पहला वो था। हमारी एक ट्रेनिंग हुआ करती थी, किसी ज़माने में पाकिस्तान में गोरे आया करते थे। अच्छा। 2005 तक तो खूब आए, उसके बाद आने बंद हो गए, और फिर अब इक्का दुक्का आते हैं हमारे हालात की वजह से, अब कम आते हैं। तो वो आया करते थे हमें ट्रेन करने, तो वो अपना कंटेंट हमें दिया करते थे। अच्छा, हमारे कंप्यूटर में ये होता है, शहजादे उसको सेकंड करेंगे, कि हर 2-3 साल में कंटेंट बड़ा ड्रास्टिकली, स्पेशली हमारा एक पेपर है, पेपर 2, वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या क्या होता रहा उसके अंदर। और पेपर 4 बहुत कम लेकिन चेंज होता है। तो 1 और 3 हमारे कंसिस्टेंट हैं, लेकिन पेपर 2 में हमारे बहुत चेंजेस आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उस कंटेंट को वक्त के साथ साथ ऑल्टर करते रहे। तो एक वक्त ये आया कि वो जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वो ख़त्म ही हो गई। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हमने उसमें अपनी एग्जांपल्स डाल दी। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है अपने सिग्नेचर छोड़ने का। अपनी एग्जांपल्स में वेरिएबल के नामों में अपने सिग्नेचर छोड़ देता हूँ, नाम के हिसाब से वेरिएबल के नाम रख देते हैं। बच्चों को पता चल जाता है कि सर जफर का पेपर है। अब जब उस एग्जामिनर ने, पुरानी बातें हैं ये सारी, जब अपनी पहली बुक लिखी, तो जिस तरह हम उसके कंटेंट से फैज़याब हुए थे, उसने हमारा कंटेंट इस्तेमाल कर लिया। अब जब वो बुक मार्केट में पब्लिश हुई तो उसके अंदर हमारे सिग्नेचर्स मौजूद थे। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। बच्चों को हम चाहते थे कि जब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप मौजूद हो। फिर ये जहन में आया कि यार आगे चलती है जब हमारी टेक्नोलॉजी, तो फिर मैसेजिंग का दौर शुरू हुआ। व्हाट्सएप तो खैर बहुत बाद में आया है। तो मैं ये चाहता था कि कुछ इस तरह की कोई ऐसी वेबसाइट हो कि बच्चा उससे सवाल पूछे तो वो उसको फ़ौरन से जवाब दे दे, मतलब सिंपली सिर्फ पुल करे और पुश कर दे। उसके लिए हम काम करने की कोशिश करते रहे। हमने 1-2 बनाए भी, आज भी ऐसी कुछ वेबसाइट्स मौजूद हैं। फिर कुछ MLs आई, मार्कअप लैंग्वेजेस, और कुछ इस तरह के एल्गोरिथम और टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हुई जिसमें ये मुमकिन था कि बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से डिलीवर किया जा सके। तो मैं हमेशा, मेरी जो पहली नज़र होती है वो अपने स्टूडेंट्स पे होती है। मैं हमेशा उनको हायर करता हूँ, उनसे काम करवाता हूँ डेवलपमेंट का और वो सब कुछ। मैंने कुछ बच्चों को किया भी, हम उसको लेके आ भी गए, कुछ कामयाब भी हुए, लेकिन वो हाफ हार्टेड ही रहा। वो हम उसको उस तरीके से, जिस तरीके से क्लेम थी वो टेक्नोलॉजीज़ के आउटपुट्स, वो नहीं हुए। तो इस तरीके से करते करते हमारे 4 प्रोटोटाइप बने और फेल हुए। फिर जनाब वाला दौर शुरू होता है ओपन AI का। आज से 4 साल पहले उन्होंने ओपन AI चैट GPT के साथ आए, हम बड़े खुश हुए, हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी पता चला कि इनकी एक API आ गई है। API का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की सर्विस को बैक एंड से कनेक्शन लगा के प्लग लगाएं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यानी कि सॉफ्टवेयर आपका, आपने पीछे से उसको अटैच कर दिया और अब वहाँ से आप डाटा को पुल कर सकते हैं। हमने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। तो हमने 4 साल पहले ओपन AI के साथ अपने आप को प्लग इन किया। अच्छा, LLMs या जो हमारे AI मॉडल्स होते हैं, अब तो तकरीबन बहुत सारी कंपनीज इसको बनाती हैं, वो ये फैसिलिटी देते हैं और उनके टोकन्स होते हैं। टोकन्स ये होते हैं कि आपने 10 वर्ड करे तो आपके 12 टोकन बनेंगे, 8 टोकन बनेंगे। वो उनके अपने कैलकुलेशंस पे होता है, नंबर ऑफ़ बिट्स पे वो टोकन्स बनाते हैं। वो फिर नंबर ऑफ़ टोकन्स पे चार्ज करते हैं कि इतने टोकन हो जाएंगे तो फिर हम आपको जो है वो इतने पैसे चार्ज करेंगे, जो कि बहुत 0.000 सेंट्स में होते हैं। वो हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। उसको हमने पिछले साल लॉन्च किया, सबसे शेयर किया था, आपसे भी शेयर किया होगा।
लेकिन वो इतना कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि वही जो शहजादे ने बात करी कि हम उससे सवाल करते थे चने के बराबर, वो हमें जवाब देता था पूरी चने की बोरी के बराबर। तो उसमें ये होता था कि वो पीएचडी लेवल का जवाब देता था, तो वो हमारा लेवल नहीं मैनेज कर पाता था। तो उस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है हमारा सफ़र इतना आगे बढ़ चुका था कि हम अपनी एक टीम और फाइनेंसेस मैनेज कर सकते थे। तो उस वक्त हमने फिर ये शुरू किया कि हमने एक अपना पूरा सेटअप डाला, कुछ लोग हायर किए और बाकायदा अपने एलएलएम पे काम शुरू किया। सर अभी कौन कौन से कितने सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं आप आस्क जी के ऊपर? जस्ट कंप्यूटर साइंस या इसके अलावा? नहीं, हम सारे सब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल फील्ड्स, यानी कि ऑल लेवल्स। आप देखें हम एडेक्सल, कैम्ब्रिज, AQA, O लेवल, AS लेवल और A2 लेवल अक्रॉस 70 सब्जेक्ट्स। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये अगेन जो लोग हमें सुनेंगे उनके लिए भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हम इस पॉडकास्ट रील के नीचे लिंक भी डाल देंगे आस्क जी का। जी हाँ, दैट इज gozac.link/askzchatbot। बिल्कुल। द मेन थिंग जो मुझे भी सबसे ज़्यादा फेस हुई, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा के जॉब भी करता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। जब मैंने ओ लेवल्स सर को देख के इंस्पायर होकर पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा यार मैं तो ओ लेवल के बच्चों को मैं तो खा जाऊंगा यार, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। लेकिन बच्चे मुझे खा गए। तो वो तो वो फिर सर की हेल्प और फिर वो मैंने वो सीखा सारा कि यार इस कैटर के ब्रेन के बच्चों को आपको गल्पेबल सिंप्लीफाई करके बताना कैसे चीज़ों को। तो दैट वाज वन ऑफ द, आई थिंक बीइंग अ टीचर दैट वाज अ बिग टास्क। वो थ्रेशोल्ड हर कोई क्रॉस नहीं कर पाता। तो आज जी हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो गल्पेबल बना के दे रहा है। चैट जीपीटी तो वो मतलब उसके हवाई फायर जाएंगे आपके ऊपर से। तो उसी चीज़ को वो गल्पेबल। तो फिर हमने इस तरीके से ये सिस्टम शुरू किया। हमने उसको 2 साल डेवलप किया, 3 महीने उसको टेस्ट किया। फिर हमने जब वो डेवलप कर लिया 8 महीने लगा के फिर हमने उसकी ट्रेनिंग करी। अब ये ट्रेनिंग का डाटा हमने वेब से उठाया, कैम्ब्रिज से उठाया। कैम्ब्रिज हमें मतलब दे आर वेरी जनरस टू गिव टीचर्स देयर रिसोर्सेज एंड ऑल। हमारे पास पेपर्स होते हैं, PDFs होती हैं। उस डेटा को हमने क्वान्टिफाइबल शेप में, जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकें, कॉलम्स और रोज़ में अरेंज किया और वो फिर करके वेक्टर डेटाबेसेस बनी उसकी, सब कुछ जो हमारी नीड थी। वो करने के बाद आज माशाल्लाह से हम इस लेवल पे हैं कि अगर बच्चा उसको बता देता है कि मैं O लेवल में हूँ और मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, मैं AS में हूँ, मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं O1 में हूँ, इस्लामियात पढ़ रहा हूँ, या मैं A2 में हूँ, फर्दर मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो वो अपने आप को उस हिसाब से मैनेज कर लेता है। वही रिसोर्सेज, वही सवाल, वही सब कुछ। और यहाँ तक कि अगर बच्चा सवाल नहीं बना पाता तो वो उसको कहता है कि क्विज़ दो, तो वो क्विज़ भी दे देता है। और फिर वो जज करता है उस बच्चे को उन लेवल्स पे। और अगर वो लेवल्स वो होते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। देखिए हमारे सिलेबस में एक्सपेक्टेशन पे भी बात होती है। हम लोग अपने सिलेबस को सिर्फ कंटेंट की बाउंड्रीज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे उसके अंदर हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, एग्जाम्पल्स भी होती हैं। तो अगर हम उन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेजेस, उन सब को कंसीडर करें तो हमने उनको कंसीडर कर लिया। तो अब वो अपने आप को उसी हिसाब से टेम कर लेता है, ना उससे ज़्यादा बताता है ना कम बताता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन एबिलिटीज़ के साथ अब हमने उसमें जो है टेस्ट प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन काउंसलिंग, पर्सनल इमोशनल काउंसलिंग गुड। और कॉलेज सिलेक्शन। कॉलेज सिलेक्शन एरिया के हिसाब से, अगर आप गुलशन में रहते हैं तो कौन सा कॉलेज, क्या गुड्स हैं क्या बैड हैं, वो सब कुछ हमने उसमें शामिल किया। दिस इज़ ऑल फ्री। इसके पीछे किसी भी किस्म का कोई भी फाइनेंशियल मोटिव नहीं है। अभी इस एग्ज़ाम सीज़न में हमारे पास 20,000 चैट मैसेजेस आए, 20,568 आज मैंने चेक किया था, और हमारे पास 1658 चैट विंडोज़ खुले हैं। यानी कि हमसे अगर हम 1658 को इस तरह लेंगे, कुछ व्हाट्सएप पे खुले होंगे, कुछ स्टेटलेस ब्राउज़र में खुले होंगे, तो अगर हम उसको कर भी लें तो हम बीच में कहीं आते हैं तो 900,000 बच्चों ने हमें इस्तेमाल SG को किया है। ठीक है, और हमें एक थम्स डाउन मिला है आज तक आउट ऑफ 20,000 चैट विंडोज मैसेजेस, सॉरी। तो आज़ी इज़ डूइंग गुड।
और इट इज़ प्रोग्रेसिंग, बाय द वे इट इज़ नॉट स्टक, इट इज़ प्रोग्रेसिंग। अब हमने उसके अंदर टनल्स बना दिए हैं इंटरनेट के भी, यानी कि वो अगर जो उसको नहीं पता होता और वो अंदाज़ा लगाना चाहता है कोई बिल्कुल करंट वो है, कोई बच्चा सोशली डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे मैंने कुछ चैट्स ऐसे भी सुने हैं कि जो बच्चे ने मतलब ये आइडिया लगाया कि उसने कुछ गुनाह किए जिसकी वजह से उससे याद नहीं हो रहा, हालांकि एग्ज़ाम प्रेशर होता है, तो उसने उसको उसमें हदीसें भी सुनाई, अल्लाह के फरमान भी सुनाए, कुरान की आयतें भी सुनाई और फिर घुमा के वापस पढ़ाई पे ले आया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं, अब उसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, वो सब के लिए है, वो उनको उनके हिसाब से। और मेमोरी भी हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, मतलब वो आप जो उससे बात करते हैं वो आपको याद रखता है। अच्छा, मैं गेज कर रहा हूँ कि इसके पीछे सर का सरमाया लग रहा होगा। सर इज़ प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री टू द यूथ, बट इट्स नॉट एक्चुअली फ्री फॉर द पीपल हु आर रनिंग इट। दैट्स अगेन अ वेरी ग्रेट जनरस स्टेप सर, माशाल्लाह। सर लेकिन ये तो हमारे लिए थ्रेट है, हम टीचर्स के लिए, हमारे पास कौन आएगा फिर? एआई को आप थ्रेट ना लें, अपॉर्चुनिटी लें। आप उसको इस तरह लें कि जब आप अपनी क्लास में तैयारी के लिए जा रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी तैयारी के लिए। आप इसको इस तरह ना लें कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपका बच्चा आपको क्रॉस चेक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चैट जीपीटी से भी कर सकता है। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। अच्छा सर, ये माशाल्लाह इस पे तो बड़ी हमने सैर हासिल गुफ्तगू कर ली। अब हम दूसरी साइड की तरफ आते हैं। मैं चूँकि फ़ाइनेंस का बंदा हूँ, मैं फ़ाइनेंस पढ़ाता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर आईटी से रिलेटेड इतनी ज़्यादा मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, मेरे आसपास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस की तरफ गए हैं, वो एआई हो गया, या फिर दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी है, एक तरफ वेब डेवलपमेंट है, फिर मल्टीपल चीज़ें। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं, एआई की तरफ जाऊं, फिर एआई में मल्टीपल सर फील्ड्स हैं, डाटा एनालिसिस है, मल्टीपल फील्ड्स हैं सर कंप्यूटर साइंस में, इतनी सारी फील्ड्स हैं कि बच्चा घबरा जाता है कि मैं जाऊं तो किस तरफ जाऊं। फिर आप वाली बात कि 4 साल बाद ये रेलिवेंट होगी भी या नहीं रेलिवेंट होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं डाटा एनालिसिस करूँ, मैं मास्टर्स कर लूँ, 4 साल बाद एआई उसको ओवरकम, वो उसको कर रहा हो काम को, और बंदे जो है वो वैसे ही फारिग बैठे हों। देखिए उसके दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि जनाबे वाला, आपको मैंने पहले भी बताया कि आप साइड हसल्स करें। साइड हसल ज़रूरी नहीं है कि आप कमाई के लिए करें, आप इनोवेट करने के लिए करें, लर्न करने के लिए करें, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए करें, लेकिन वो भी आप सीखें जो फ़ी ज़माना चल रहा है, ताकि आप रेलिवेंट रहें। देखिए, आपकी जहाँ तक स्कूल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो इतनी तेज़ी से इवॉल्व नहीं करती जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व किसी एजेंडा पे नहीं करती, वो किसी भी एक पागल आदमी के एक सोच पे बने हुए सॉफ्टवेयर पे कर जाती है। और लोग अब इतनी खामोशी से काम करते हैं और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमारा एक निक्सर का स्टूडेंट है सोले यूसुफ जी, बड़ा मशहूर हुआ है आजकल सोशल मीडिया पे वो। निक्सर में उसने मुझसे कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, अच्छा, मैथ्स का वो जीनियस था, एमआईटी से उसने ग्रेजुएट किया है और $10 बिलियन अभी उसको इन्वेस्टमेंट मिली है। उसका अपना एआई का सेटअप जो है वो इस वक्त इतना लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस किस्म के पढ़ने लिखने वाले लोग या फिर सोच रखने वाले लोग, ये तो चीज़ों को चेंज करते रहेंगे। तो रेलिवेंट चीज़ें सिर्फ उस वक्त रहती हैं टेक्नोलॉजी में जब आप चीज़ों को मुसलसल देखते रहते हैं। अच्छा, अब ये हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू ये है इसका, देखिए इस तरह मेडिकल साइंस है, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, एमबीबीएस। उसमें वो अपना एक रास्ता बना लेता है कि उसको अब क्या करना है। मेरा एक कज़न है अब्दुल्ला, आज तक पढ़ रहा है, वो इतनी उम्र हो गई हमें पढ़ाई छोड़े हुए, वो आज तक पढ़ रहा है, ठीक है ना। एक लम्हे पे आके उसने छोड़ दिया, कहने लगा बस ज़फ़र अब बहुत हो गई। मेरा एक और दोस्त है जैद, डॉक्टर जैद, वो यूएन के साथ काम करता है। पहले वो पोलियो वाले उसमें था, अब यूनिसेफ में है, वो भी आज तक पढ़ रहा है, हत्ता कि उसने अपनी फील्ड चेंज कर ली। वो कहता है मैं कब तक रेलिवेंट रहने के लिए पढ़ता रहूँगा। तो मेडिकल साइंस में तो ये है कि आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप रुक गए तो रुक गए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, नाम नहीं लूँगा, वो एक अकाउंटेंसी फर्म भी है, उनका अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी है, जिन साहब के पास सबसे पहले मैंने वो जॉब करी थी, जिन्होंने मुझे गैलीलियो भेजा था, वो उसके साथ बाद में मुंसलिक रहे, और बाद में आखिर में सबसे अच्छी बात है वो मेरे साथ भी मेरी कंपनी में बाइटकॉर्प में भी मुंसलिक रहे। अब वो माशाल्लाह से यूएस में है। तो उस फर्म ने एक ईआरपी बनाई,
एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार लगता है और उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। दुनिया में मशहूर ERP ओरेकल की हैं और SAP है, SAP है, ओडो भी मेरे ख्याल में शायद। जी। तो ये वो ERPs हैं, ERPs। वो ERP उन्होंने VB6 पे बनाई थी आज से 22 साल पहले, 750 कंपनीज को बेच दी। ना बनाने वालों ने अपडेट किया, ना ख़रीदने वालों को ज़रूरत पड़ी। तो हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, जो रुकना चाहे वो रुक जाता है। तो अब्दुल्ला की तरह, जैसे अब्दुल्ला इस वक्त एक बहुत कामयाब डॉक्टर है, एमरजेंसी के अंदर जो फर्स्ट पेशेंट अटेंडेंस होती है उसके अंदर वो एक बहुत आला मकाम पे कंसल्टेशन तक चला गया, पढ़ाता है, लेकिन वो रुक गया वहाँ पर। डॉक्टर जैद ने हमारे अपने फील्ड चेंज कर ली, क्योंकि आदमी एक हद पे आके थक जाता है। तो यही हमारा कंप्यूटर साइंस का भी मसला है कि आप जहाँ तक जाना चाहें, जब तक जाना चाहें, रेलिवेंट रहना है तो पढ़ते रहना है। और जब आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं और आपकी जेब में पैसे आने लगते हैं तो फिर आपके सोच का दायरा ज़रा सुकून की तरफ भी मुड़ता है। तो उस वक्त आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप फ्यूचर में अपनी स्टेगनेंसी को बेयर कर सकते हैं, क्या आपकी एज ऐसी है कि आपको ये करना चाहिए, उसके बाद फिर फैसला करें। तो ये नहीं हो सकता कि आप ना पढ़ें, ना देखें और आप रेलिवेंट रहें। ज़बरदस्त सर। इसको मैं फाइनेंस की फील्ड से भी जो है ना रिलेट इस तरह करूँगा कि पुराने ज़माने में जैसे वो एक ट्रेडिशनल तरीका था कि लोग अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए वो कागज़ पे लिखा करते थे, वहाँ पे टी अकाउंट्स बनते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। आजकल वो फिनटेक आ गया है, तो जाहिर है कि पढ़ना पड़ेगा और पुराने तरीका आज तो अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन सर फिर वही वाली बात है कि पढ़ते रहें और चलते रहें, इसी तरह जो है ना बस ये चलता रहेगा। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ज़रा बताएं बाइट कॉर्प के बारे में कि क्या है, किस तरह काम कर रही है और किस तरह इस जैसी दूसरी कंपनीज नए आने वाली जो नस्ल है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है क्या चीज़? देखिए, बाइट कॉर्प एक कंपनी है जिसमें मैं शुरू में आया था। बेसिकली हुआ ये है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने मिलके ये कंपनी बनाई थी और मैं को फाउंडर हूँ इस कंपनी का और कुछ ब्रीफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट भी रहा। बेसिकली होता ये है कि जब आप पढ़ाते हैं और दिल से पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे आपके दिल में जगह बना लेते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी कमी बेशी अपनी भी लाइफ में रही है, वो उसको भी आप पूरा करना चाहते हैं। उसमें आपके शौक़ भी हैं, आपकी औलाद भी है, आपके स्टूडेंट्स भी हैं और ये जो कमी बेशी है ज़िंदगी की, ये आपको आगे बढ़ने पे, नई चीज़ें सीखने पे या स्टैग्नेंट होने पे या डिप्रेशन में जाने में, सब में मदद करती है। ठीक है ना? डिप्रेशन में जाने। तो होता ये था कि जब ये स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे तो मैं तवातुर से जो अच्छे होते थे उनको मैं ये कहता था कि आप जब पढ़ लो तो फिर मेरे पास आना, हम मिलके कोई काम करेंगे। तो मेरा एक जो पुराना देरीना शौक़ था कि मैं अपना एक सेटअप बनाऊं और प्रॉपर बनाऊं और आगे बढ़ें उसको लेके, वो पूरा हो सके। तो कुछ लोग हमारे एक हैं अब्दुल मुक़सिद, जो PF में स्टूडेंट थे, PF चैप्टर में, उन्होंने मुझसे पढ़ा और उनके कुछ साथी उनके साथ, वो वाकई में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास आ गए। सर आपको याद है आपने कहा था कि मेरे पास आना? हाँ, ना सिर्फ आ गए बल्कि हम आगे बढ़े, हमने हाथ मिलाया, हम एक हुए, हमने कंपनी बनाई और एक बहुत कम कलील आमदनी से उस कंपनी की कलील आमदनी के साथ उसको शुरू किया गया। आज माशाल्लाह से जितने पैसों से हमने उसको बढ़ाया था, बनाया था, उससे वो तकरीबन 6 टाइम्स बड़ी हो चुकी है। ठीक है, हमारा हेड ऑफिस पाकिस्तान से कैम्ब्रिज इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो चुका है। हमारे ऑफिसेस सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं। हमने जिस घर के कमरे से शुरू किया था उस घर के 2-3 फ्लोर्स पे अब हमारी टीम बैठती है। हमारा HR बहुत इन्फ्लेट कर चुका है। हमारी एक प्रोडक्ट में अमेज़ॉन ने और सऊदी किंग अब्दुल फ़हद यूनिवर्सिटी ने इन्वेस्ट किया है। I think Inuit was the name.
अ, समथिंग रेलेवेंट टू के वो एआई इंटीग्रेशन है आपको जो है वो ट्रैफिक के हादसों से बचाने के लिए। ऑटिलेंट ऑटिलेंट। ऑटिलेंट हमारी एक प्रोडक्ट है। ये क्या है, इसे बताएं जरा। ऑटिलेंट हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि आप बहुत ड्राइविंग असिस्टेंस के लिए एक एआई लेवल का जीपीएस सपोर्टर समझ सकते हैं आप उसको। और उस ऑटिलेंट में सऊदी गवर्नमेंट ने और अमेज़ॉन ने इन्वेस्ट भी किया है। ग्रेट। अमेजोन की इन्वेस्टमेंट इज समथिंग। हाँ ये वो तो हाँ, एक Innovation- हैकेथॉन हुआ था, उसके बाद उन्होंने फिर उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। इतने बड़े लेवल पे माशाल्लाह सर काम, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इसमें असल में यानी जो मुझे समझ में आया उसमें ये कि जैसे ट्रैफिक के हादसा वगैरह या दूसरी चीज़ें जो जी हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम झपकी आ गई आपको वो करते हुए चलाते हुए ट्रक, या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देखना चाहते हैं अगर कोई गलती हुई है या कुछ हुआ है। जैसे अभी आपको शेल का एक इंसिडेंट पाकिस्तान में 2-3 साल पहले याद होगा हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट शेल पाकिस्तान से जा रहा था, वो जो ट्रक गिरा था और पेट्रोल फैला था और फिर उसमें आग लगी थी और वो सब कुछ हुआ था। तो उस तरह के इंसिडेंट से प्रीएम्प्टिव बचाव के लिए वो एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। और इस वक्त मीना में जो हमारी सऊदी और उस साइड पे जितनी भी मार्केट है उसमें वो एक इंशाल्लाह ताला आगे चल के थ्राइव करेगा एंड वी आर एक्सपेंडिंग। वैसे अगर बाइट कॉर्प को अगर हम लें तो बाइट कॉर्प शुरू हुई थी एज एन एआई स्टार्टअप, और हमने शुरू में बहुत अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स, फेस रिकग्निशन का हमने अपना प्योर एल्गोरिथम लिखा था, खुद लर्निंग करवाई थी। और उसके साथ हम शुरू हुए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में भी आ गए। और कोविड में जहाँ बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, कोविड में हमारी कंपनी उठ गई। हमें फ़ॉरेन में, यूएस में क्लाइंट्स मिले, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सपोर्ट उसमें मिली कि हमें क्लाइंटेज मिल गई। और इसी तरीके से फिर जब आप एक्सपेंड करते हैं, फिर आप बाहर जाना शुरू करते हैं, जेटेक्स होता है, एग्जीबिशन होता है टेक का, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा भी हमने कई जगह पर फंडिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है इनिशियल लेवल के लिए, उसके लिए ट्राई किया। और वो करते करते आज माशाल्लाह इंग्लैंड का एक प्रोग्राम होता है जिसमें अंडर 30 स्टूडेंट्स को, वो लोग अगर आपकी प्रोडक्ट्स उनको समझ में आ जाती हैं तो वो चांस देते हैं, और फिर आगे चल के आपको ऑफिसेस वगैरह में इसमें भी और आपके अपने वहाँ सेटलमेंट में भी, सब में हर चीज़ में मदद देते हैं और सिटीज़नशिप में मदद देते हैं। वो प्रोग्राम पास किया, फिर शिफ्ट हो गए ऑफिसेस। इसी तरीके से सऊदी अरब में भी जब हमें इन्वेस्टमेंट मिली तो उसके बाद हमें सब्सिडाइज्ड रेट्स पे यूटिलिटीज़ और इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी उन्होंने दी ताकि हम वहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप कर सकें। तो वी आर अवेलिंग एवरीथिंग माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ा सा बताएं कि मैं जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने देखी है उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में ना बहुत सारी चीज़ों की एकदम वबा चलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटेंसी का अचानक से हुआ आया, सब लोग घुस गए उसमें। ACCA बहुत बच्चों ने किया, फिर एक वक्त आया कि कहा जाता है ना कि पत्थर उठाओ नीचे से, एक AC से क्वालिफाइड निकल रहा है। फिर एक वक्त आया कि भाई मैनेजमेंट साइंसेस, इतने MBAs हो गए कि अब मार्केट में MBAs की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सर IT के साथ भी तो नहीं कहीं हो जाएगा ऐसा ही? देखिए, सैचुरेशन तो एक कुदरती उसूल है, ठीक है ना। सैचुरेशन तो हर चीज़ में आती है। उस सैचुरेशन से बचने के लिए इनोवेशन भी अल्लाह ताला ने एक रास्ता इंसान को दिखाया है। तो जब तक चीज़ें इनोवेट होती रहेंगी, कंपनीज़ उनको अडॉप्ट करती रहेंगी और अपने जो वर्क फ्लोज़ हैं उनके हिसाब से अरेंज करती रहेंगी, तो डिमांड तो रहेगी। हाँ, ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में बढ़ी है। उसका भी शायद ये रीज़न यही है कि जॉब में तो सैचुरेशन आ ही गई है, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल बढ़ा है और हमारे जवान बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। आपको मैंने सोलह यूसुफ की मिसाल दी, अब्दुल मुक्सिद की मिसाल दी जो हमारे बाइट कॉर्प के CEO हैं इस वक्त। और ऐसे ही ये तो हमारे सामने 2-3 मिसालें हैं, पता नहीं हमारे पास क्या क्या सिलसिले हैं। आपको अंदाज़ा है कि इस वॉर में
जो हमारी अभी इंडो पाक की वॉर हुई है, उसमें भी हमारे टेक्नोलॉजिकल इंथुजियास्ट ने क्या कुछ कर दिया था, ठीक है ना। दूसरे, हमारी फ़ौज भी, अब देखें एवेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, सैचुरेशन आती है तो एवेन्यूज़ भी बढ़ते हैं, और रियलाइजेशन भी आती है अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस कि अगर उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे आके कोप अप नहीं किया तो शायद वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ भी रास्ता देती है यूथ को। अभी आज मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हसन नाम है, यूबीएल के हमारी एक ब्रांच के मैनेजर हैं, उनसे मेरी दोस्ती हुई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कहता है कि वो हैकिंग सीख के, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग सीख के और मिलिट्री में जाएगा। तो अब आप देखें इस वॉर ने लोगों का अंदाज, सोच और अप्रोच सब चेंज किया है। तो टेक्नोलॉजी में सैचुरेशन नहीं आएगी। जब आप सीखना छोड़ेंगे तो आप रुक जाएंगे, जब तक आप काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अब कल जैसे मैं देख रहा था, आज़ी का जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें 7 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं और तकरीबन 17 कनेक्शंस बनते हैं डिफरेंट एआई के आपस में। तो कॉम्प्लिकेशन सॉफ्टवेयर में बढ़ी है चीज़ें। अब आप किस तरीके से अपनी निश तलाश करते हैं। देखिए, एक तो चीज़ होती है कि मार्केट में 50,000 हैं, उसमें से 2 डिफरेंट हैं, तो ये तो चलें एक चीज़ हो गई कि किसी ने इनोवेट कर लिया, उसी चीज़ को नई शक्ल में ले आया। एक चीज़ होती है जो है ही नहीं, आपने बना ली, आप लोगों को क्या समझाएं। इसमें आता है रिजेक्शन। तो जब मैंने आज़ी बनाया तो मुझे किसी से पैसे चाहिए थे नहीं, मुझे सिर्फ उसका एक मैक्सिमम यूज़ चाहिए था ताकि टीचर उसको अपने बच्चों को दे दें, ठीक है। शहज़ादे की बात करूँगा मैं। शहज़ादे से मेरी अभी 2-2.5 महीने पहले बात हुई, तो मैंने शहज़ादे का क्या इस्तेमाल किया, तो जिसकी बात से मैंने अंदाज़ा लगाया इसने नहीं इस्तेमाल किया उसको, लेकिन उसी दिन फिर शहज़ादे ने जाके उसको इस्तेमाल किया और यही वाली पोस्ट डाली जो इसने अभी बिगो नोटेशन की बताई है। तो हम 10 ट्राइज मारते हैं ना, ये सेल्स नहीं थी तो हमें 11 रिजेक्शंस आती हैं, ठीक है। बीच में मैंने इनोवेट करने की कोशिश ये करी कि मैं जिसको भेज रहा था उसके लिहाज से उसको मॉडिफाई करके भी भेजता था, वो फिर भी ट्राई नहीं करता था। अच्छा। जी हाँ। बहरहाल मैं आपको इसके सिलसिले में एक बात बताऊं कि आज़ी को हमने बाय बुक बनाया। हमने उसमें जितनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस सॉफ्टवेयर मेकिंग की हैं उनको शामिल किया। तो जब वो ख़त्म हो गया, रोल आउट हो गया, तो आई रियलाइज्ड कि हमने एक परफेक्ट इंजन बना दिया है जिसके ऊपर आप जहाज़ चलाएं, गाड़ी चलाएं, बड़ी गाड़ी चलाएं, छोटी गाड़ी चलाएं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने आज़ी की एआई को इस्तेमाल करते हुए इंस्टीट्यूट्स के लिए एआई, इंश्योरेंस के लिए एआई, जीडीएस के लिए एआई सेबर के साथ। अभी मैंने रिसेंटली काम किया है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के लिए एआई। ज़बरदस्त। जी हाँ। और हमने 2-3 जगहों पे और इस्तेमाल किए है। हाँ, एक हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके इंटरनल सिस्टम्स को, इंटरनल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एआई, क्योंकि उनके पास डेटा इस कदर होता है कि ए कॉलम से लेके एच कॉलम तक और रो 1 से लेके रो 800 तक डेटा ही डेटा है, और ऐसी कई शीट्स हैं। तो उस डेटा को कंसोलिडेट करना और उससे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना, रिकमेंडेशंस देना और चेंजेस को पिन पॉइंट करना, सिस्टम्स को फ्लैग करना, उसके लिए भी हम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनल डेटा मैनेज करके सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये एक ही वही इंजन है जिसको हम मुख्तलिफ रैपर्स में डाल के और उसको उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने इतना बाय बुक अच्छा बना लिया है कि अब उसको हम डिफरेंट चीज़ों के लिए एज इज़ यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ नए सिस्टम्स को हम बता देते हैं, वो उसको रीड करके ट्रेन हो जाता है और वो अपने आप को उसमें। सर रिसेंटली मैं एक लोकल हमारे एक हैकाथॉन के अंदर, यहीं कराची के अंदर, सो दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, उसमें वो एक केमिस्ट्री का बंदा भूले भटके से आ गया एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कि यार केमिस्ट्री को हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड देयर वाज वन गाय हु वाज टॉकिंग अबाउट कि करंटली इस वक्त फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं दे आर क्रेजीली इन्वेस्टिंग ऑन एआई, और स्पेसिफिकली वो अमाइनो एसिड्स के ऊपर बहुत काम कर रही हैं कि न्यू ड्रग्स जो है वो जितनी आपकी उनकी एवोल्यूशन है उसके अंदर, क्योंकि इट्स ऑलरेडी वी ऑल नो कि फार्मास्यूटिकल जो है वो मल्टी बिलियन ट्रिलियन इंडस्ट्री है एंड दे आर हैविली इन्वेस्टेड ऑन एआई।
तो ये एक जैसे भी आपने पॉइंट आउट किया था कि फार्मास्यूटिकल्स, सो आई थिंक कि वो एक अनदर बहुत एक छुपके से काम कर रहा है। लेकिन कुछ डायरेक्ट हैं, जैसे ये है। इसी में मुझे पता चला कि क्वालिटी कंट्रोल को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्शन को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो लोग इसमें भी इसके बारे में भी सोचा। जब इन्होंने इसको देखा हमारे सिस्टम को, तो उन्होंने कहा कि हम इसको वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में, टू सेव टाइम, मनी एंड टू लेवल अप देयर स्टैंडर्ड्स। तो वी आर वर्किंग अराउंड इट, ज़बरदस्त सर। कुछ और या मैं तो बहुत सारे सवालात रह गए, और लेकिन ज़ाहिर है टाइम कंस्ट्रेंट है सर। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। और मुझे आपका ये जो साइड इंट्रोडक्शन का इस वक्त इस पॉडकास्ट के बाद जो मुझे मिला है सर, मज़ा आ गया लिटरली। मुझे तो काफ़ी चीज़ें पता चली कि माशाल्लाह हम भी काफ़ी चीज़ों में आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एहसास कम तरी का शिकार हो जाएं। मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो इंशाल्लाह एक नई पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तो उसके लिए मुझे सर शहज़ादा बंदिशाक और हमारे गेस्ट सर ज़फ़र अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।